हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम जो एजुकेशन यानी कि यूजीसी नेट यानी कि आपका यूजीसी नेट का एजुकेशन सब्जेक्ट का हम पेपर देख रहे हैं। और यूजीसी नेट एजुकेशन का जो पेपर थर्ड है यानी कि 2012 जून का पेपर देख रहे हैं और इसमें थर्ड पेपर देख रहे हैं। यानी कि पेपर 2 हमने कल देख लिया था, आज हम थर्ड पेपर देखते हैं। और इसमें कितने क्वेश्चन आते थे? 75 क्वेश्चन आते थे। आज के टाइम पे एक ही पेपर आता है, पेपर 2 के नाम से। पर पहले पेपर 2 आते थे, यानी कि 2 पेपर आते थे, एक जनरल पेपर आता है। टोटल 3 पेपर देने होते थे, यानी कि पहली शिफ्ट में आपके 2 पेपर हो जाते थे और उसके हाफ आवर के बाद यानी कि कुछ टाइम बाद आपको थर्ड पेपर देना होता था। तो इस तरह आते थे। अब टाइमिंग कर दिया है कम और टाइमिंग करके यानी कि एक ही साथ आपको पेपर 1 और पेपर 2 दे दिया जाता है और पेपर 2 में भी 100 क्वेश्चन कर दिए गए। तो ये था आपका पुराना पेपर। और पुराने पेपर आपको पता ही है हम क्यों देख रहे हैं। पुराने पेपर से आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं, यानी कि एक का आधा क्वेश्चन नहीं। नेट के पेपर में पुराने पेपर से क्वेश्चन मिलते हैं। और जब CBT की बात आती है, CBT में क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट की बात ज़रूर उठती है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? अध्यापक और अधिगम हेतु प्रौद्योगिकी के प्रयोग के लिए निम्नलिखित में कौन सी क्लासरूम सबसे उपयुक्त है? तो एक चीज़ आपको दिख रही होगी यहाँ, क्लासरूम में चित्रण, यानी कि एक कौन सी बात, चित्रण, चार्ट पेपर, नक्शे और इसके सब चीज़ होनी चाहिए। फिर क्लासरूम में क्या होना चाहिए? जो ऑनलाइन क्लास, जैसे हम ऑनलाइन CT वाली क्लास करें, एक कक्षा में PC और CCTV कलेक्शन होना चाहिए, यानी कि दोनों चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम आगे भी उस चीज़ को पढ़ सके। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सामान्य अभ्यास को बदल कर और आप लगभग सही कर रहे हैं। ये भाई देखो, इस तरह के जो कोट है, कोट जरूर लिख लेना। कोट के ऊपर आपको क्वेश्चन हर हालत में देखने को मिलते हैं, तो कोट के ऊपर आपका क्वेश्चन रूसो का कोट है, तो आप इस चीज़ को ध्यान लें। सामान्य अभ्यास को बदलकर आप लगभग सदैव सही कर रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सहसंबंध गुणांक कहाँ से कहाँ तक पढ़ता है? तो क्या आपको पता ही है, तो सबको पता है +1 से -1 तक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अनुसंधान उपकरणों की विश्वसनीयता और वैधता के बीच संबंधित प्रतिनिधि निम्नलिखित में कौन सा कथन एक सत्य है? तो जब इस तरह की बात आती है, वैधता और विश्वसनीयता की बात आ जाती है, वैधता और विश्वसनीयता में आपको एक वैधता परीक्षण विश्वसनीयता होगी, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 2। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम का प्रतिपादक है कौन है? तो भाई जब पाठ्यक्रम की बात आती है तो DV की बात आती है, जॉन DV हो जाएंगे, यानी कि DV याद रखना और ऑप्शन नंबर हो जाएगा B आपका। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, और मैच द फॉलोइंग आपको पता ही है कि मैच द करो और सीखो, यानी करके सीखने वाली व्यवहारवादी बात करते हैं। उच्च शैक्षणिक उद्देश्य ना होना, तो ये कौन करता है? आदर्शवाद करते हैं। फिर उच्च शैक्षणिक उद्देश्य प्रगतिवाद करता है और विश्व जैसा है वैसा ही यथार्थवाद करते हैं, यानी कि जो है वैसा ही स्वीकार करता है, यथार्थवाद। तो इसका आंसर हो जाएगा A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। शिक्षा आयोग रिपोर्ट 1964-66 शीर्ष करता है, तो किसका बात करता है? वो करता है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास की। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, बिना बोझ की शिक्षा कौन सा ईयर, यानी कि बिना बोझ की शिक्षा जो कॉन्सेप्ट है वो कब आया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, यूजीसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विवरणात्मक अनुसंधान के निम्नलिखित में कौन सा सोपान है? आंकड़ों का संग्रहण करना, निष्कर्ष विश्लेषण। सबसे पहले आएगा आपकी क्या होता है भाई? आप रिसर्च कर रहे हो, रिसर्च में सबसे पहले क्या आता है? समस्या की पहचान करना। अब समस्या की पहचान करने के बाद आपको क्या इंपॉर्टेंट होता है भाई? परिकल्पना का निर्माण करना। आपने यह मान लीजिए M.Ed करिए, ठीक है, कोई M.Ed करके भाई जब एजुकेशन का पेपर दे रहे हो तो मास्टर्स तो करी होगी, या तो MA करी होगी, MA एजुकेशन आपने, या फिर M.Ed करी होगी। M.Ed में तो आपने बिल्कुल हर हालत में आपने रिसर्च वर्क पढ़ा है, स्टैटिक्स पढ़ी है, और रिसर्च वर्क पढ़ने के बाद क्या करा आपने? उसके साथ साथ आपने क्या बनाई है? जल्दी बताइए। थेसिस बनाई है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं? मिनी रूप में क्या कहते हैं भाई? थेसिस को, थेसिस तो चलो PhD की मान ली, आपने एक डिसर्टेशन बनाई है,
तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है भाई, सबसे पहले हमें जो सेकंड ईयर बोले सेकंड सेमेस्टर में होता है, सेकंड सेमेस्टर में क्या करवाते हैं हमसे, टॉपिक ढूंढ के लाओ, टॉपिक ढूंढ के लाओ, टॉपिक ढूंढ के लाओ। आप किस पर रिसर्च करोगे, टॉपिक ढूंढ। तो हमें समस्या की पहचान करवा दी कि नहीं करा दी। फिर समस्या की पहचान के उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में ही, यानी कि उसके बाद जब हम टॉपिक ढूंढ लेते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में ही उसकी परिकल्पना बना देते हैं, यानी कि दूसरे ये काम हो गया। फिर जब थर्ड सेमेस्टर में आते हैं तो हमारे 3 चैप्टर तैयार करवाते हैं कि नहीं तैयार करवाते हैं, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा तैयार करवाते हैं, फिर चौथा तैयार और पाँचवा तैयार करवाते हैं, यानी कि लास्ट सेमेस्टर में हम चौथा और पाँचवा चैप्टर तैयार कराते हैं। ऐसे चैप्टर यानी कि 4 सेमेस्टर का, आपको ये तो पता ही होगा सबको जिसने भी एमएड करी होगी। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका समस्या की पहचान, फिर परिकल्पना। परिकल्पना के बाद क्या हो जाता है जल्दी बताइए, आंकड़ों का समग्र और यानी कि प्रक्रिया, आंकड़े जुटाने के लिए भेज देते हैं। थर्ड सेमेस्टर में आंकड़े के लिए ढूंढने के लिए, भटकने के लिए चले जाते हो, यानी कि पहला हो जाएगा। फिर उसके बाद बताओ, जल्दी बताओ, आप ये सोचो उसके बाद क्या होगा जब इस तरह की बात है। निष्कर्ष की विवेचना, यानी कि चौथा चैप्टर आपका हो जाएगा कि नहीं। जब आंकड़े आपने इकट्ठे कर लिए तो रिजल्ट निकालना शुरू कर दोगे नहीं, जो क्वेश्चन भरवा के लाओगे उसको निकालना शुरू कर दोगे नहीं। तो इसलिए आंसर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा 8वें के शिक्षा और समाज परिवर्तन संबंधित क्या करता है कि संबंध में विचार करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा परिवर्तन समाज के बाद आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से आधुनिकीकरण का कौन सा लक्ष्य नहीं है। तो आधुनिकीकरण की बात, जब लक्ष्य की बात करेंगे तो देखो इसमें आधुनिकीकरण में आयोग ने इसका आंसर दिया नहीं था। वैसे इसका आंसर हमारे हिसाब से, जब आधुनिकीकरण की कौन सी नहीं है, तो आधुनिकीकरण में धर्म की पर विश्वास भी चाहिए, सहभागिता भी चाहिए, सहानुभूति भी चाहिए, गतिशीलता भी चाहिए, सारी चीज़ चाहिए। अब इसमें बता दो, सबसे बड़ी नेट में बताओ एक चीज़ की कमी मैं बताता हूँ, आप ऑप्शन को काट नहीं सकते, यानी कि ये जो बात लिखी है ये भी सत्य है, ये जो बात लिखी है ये भी सत्य है, ये जो बात लिखी है ये भी सत्य है, और ये जो बात लिखी है ये भी सत्य है। पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं, यानी कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक ही बात सत्य मिलेगी। ये अलग अलग क्वेश्चनों से उठाई हुई एक तरह से, मान लीजिए 1000 क्वेश्चन है इस टॉपिक के ऊपर, सामाजिक संस्था के ऊपर 1000 क्वेश्चन है, 1000 में से 4 क्या नाम क्वेश्चन आपको इस पेपर में डालने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हो गया, फिर उनके ऑप्शन उठा के इसमें पहला डाल दिया, दूसरा डाल दिया, तीसरा सही कर दिया, तीसरा इसी का कर दिया। तो इस तरह बनाया जाता है पेपर। तो इसका आंसर आपको, यानी कि एक तरह से कोई भी नहीं होगा, सारे सही है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर कोई भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मूलतः स्कूल सामाजिक संस्था है, क्योंकि भाई समाज की संस्था इसलिए मानी जाती है क्योंकि उसमें क्या होता है, वह सामाजिक संस्कृति मूल्य अनुष्ठित क्या करता है और भावी पीढ़ियों को उनके संरचना करवाता है। भाई आपका घर बच्चा है, घर से कहाँ गया, घर से गया स्कूल में, स्कूल से क्या कर रहा है, यानी कि जो आपकी घर की संकल्पना है उसको एडवांस तरीके से स्कूल सिखाता है, और वही भावी पीढ़ी को निर्माण करने के लिए बताता है। वहाँ पे उसकी उम्र के बच्चे मिलते हैं, यानी कि और वो दोस्त बनते हैं, जात पात की ये सब चीज़ें ख़त्म करने की काम करता है स्कूल। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा कारक भारत के उर्वरिक गतिशीलता को विरुद्ध प्रभावशाली अवरोधक है। तो आपको पता ही है, अभी जिसकी बात कर रहे थे, जाति, यानी कि सबसे जो विरोधी प्रभावशाली करता है वो जाति करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 13 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा रक्षणात्मक प्रक्रिया नहीं है। तो रक्षणात्मक प्रक्रिया नहीं है, कौन सा हो जाएगा, 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रतिपूर्ता, यानी कि प्रतिपूर्ता। चलिए तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 14 देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये मैच द फॉलोइंग के ऊपर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, अच्छा इसमें से कौन सा गलत पूछ रहा है, यानी कि मैच द फॉलोइंग नहीं है, इसमें कौन सा गलत है। तो अगर इसके हिसाब से लेके चले तो अधिगम एसआर का सिद्धांत गुथर को लेकर, यानी कि यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि देखो आपका यूजीसी नेट वालों, सीटेट वालों का तो थोड़ा टाइम भी है, यूजीसी नेट में टाइम नहीं है, आपको सीधे सीधे क्वेश्चन आपको पढ़ना है और आंसर लगाना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विश्व विचारों को विकास की पीढ़ी, सॉरी देखिए ये क्वेश्चन एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आपके एग्ज़ाम में आए या ना आए,
पर इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोर्ट के ऊपर क्वेश्चन है। इस विचार को, इसमें से किसी विचार है विकास की किसी पड़ाव पर कोई वस्तु सिखाई जा सकती है, ये किसका कहना है। तो जब विकास की पड़ाव की जो बात आ रही है तो वो किसने कही थी, वो कही थी ब्रूनर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युगम, फिर युगम की बात आ रही है तो युगम में आपका इसमें हो जाएगा अधिगम एक क्लासिकल जस्टिस सिद्धांत है कोलर, ये गलत हो जाएगा, यानी कि सॉरी यही सही होगा, क्लासिकल सिद्धांत के ऊपर ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। मुझे दर्जन स्वास्थ्य बच्चों यानी कि भाई देखो ये क्वेश्चन रिपीट है, बिल्कुल रिपीट है क्वेश्चन, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए दर्जन बच्चों वाली बात किसने कही थी, दर्जन बच्चों वाली वाटसन ने कही थी। और वाटसन ने आपको, मैंने कहा था कि उसने कहा था कि मैं जो कुछ बच्चे, कोई बच्चा दे दो मैं उसे आदमी से जानवर बना दूंगा, जानवर से आदमी बना दूंगा, यानी कि उसे डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बना दूंगा, आप चाहे किसी भी तरह का, यानी कि उसे एक तरह से भिखारी बना दूंगा मैं, उसे अमीर भी बना दूंगा, उसे डॉक्टर बना दूंगा, मैजिस्ट्रेट बना दूंगा, DM बना दूँगा, कुछ भी बना दूंगा, आप मुझे बच्चे दे दो बस। ठीक है यार, यही जो अगर हम जो टीचर हैं वो भी यही सोच के चलेंगे तो बहुत एक नई क्रांति पैदा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है एक व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और भौतिक परिवेश समान है, तो वो क्या बात कर रहा है, तो इसकी बात कर रहा है SR सहचर्यवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, 19वां क्वेश्चन देखते हैं। विषम को हटाया तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर समय निष्ठा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसका इंग्लिश में क्या वर्जन है, इंग्लिश में अच्छा पेंसिल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। शब्दों की बजाय वस्तुएं जैसी हैं वैसे ही जीवन में समीकरण, तो ये आने की उसकी बात कर रहा है। अभी हमने ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में पढ़ा, बिल्कुल यही क्वेश्चन आपने मैच द फॉलोइंग में पढ़ा है। और किसकी बात कर रहा है, वो यथार्थवाद की बात कर रहा है। यथार्थवाद क्या कहता है कि जैसा है वैसा ही उसको स्वीकार करना चाहिए, और ये संकल्पना मैच द फॉलोइंग में बिल्कुल मिलेगी, हर हालत में मिलेगी, तो ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 क्या कह रहा है, संतुलित पाठ्यचर्या को निम्नलिखित से जाना जाता है। तो संतुलित पाठ्यचर्या किसके नाम से जानी जाती है आपके हिसाब से, जब संतुलन पाठ्यक्रम हो जाएगा तो किस नाम से आता है, मूल पाठ्यचर्या, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अच्छा पाठ्यचर्या सॉरी पाठ्यक्रम बोल रहा हूँ, पाठ्यचर्या। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विचारों के समस्त पद्धति उन परिणामों द्वारा सत्यापित होती है जिसका दर्शन, यानी कि दर्शन का मूल है, क्या है भाई देखो, कोट सारे लिख लो, चाहे आपको 1 मिनट लगे 2 मिनट लगे, कोट आप लिखते रहो। ये कह रहा है यथार्थवाद परिमाणों और सत्यापन की बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कौन सा दर्शन ये कहता है कि शरीर और आत्मा के बारे में अनेक सिद्धांत को जानने के परवाह न कीजिए, अच्छाई कीजिए और अच्छाई बनाए रखें, यानी अच्छा बने रहे। ये तो भाई देखो इस तरह की बात कौन करता है, आप एक चीज़ का नाम देखा होगा, वो होते बौद्ध जी, और यानी कि अच्छा करो अच्छा मिलेगा, अच्छा करो अच्छा मिलेगा, वही बात है। दूसरा का ये मत सोचो कि वो बुरा कर रहा है, फलाना कर रहा है, ढिकड़ा कर रहा है, आज का टाइम वो नहीं है भैया। जो बुरा कर रहा है चाहे वो कैसा भी हो, तो वही है ना कि एक बहुत पुरानी कहावत है, जो जिसने आपको दर्द दिया उसको मत भूलो, और दूसरा किसको मत भूलो, जिसने आपको उस टाइम आपका साथ दिया जिस टाइम आपके पास कुछ नहीं था, बिल्कुल आप जीरो थे, जीरो, उसे मत भूलो। 2 व्यक्ति को कभी मत भूलना, एक वो व्यक्ति जो आपके जीरो टाइम पर आपके साथ खड़ा था और सबसे लड़ा, और एक उस टाइम वो उस व्यक्ति को जिसने आपको बिल्कुल मारने तक की सब सोच ली, बिल्कुल डुबाने तक की बात सोच ली, उसे मत सोचना। ये क्या नाम, सब अध्यात्म की बातें हैं भैया, अध्यात्म मरने के बाद मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। भगवान ईश्वर भी ये कहता है कि क्या नाम, 2 इंसानों को कभी मत भूलना, एक जिसने आपकी विपत्ति में मदद करी और एक अपने दुश्मन को, क्योंकि दुश्मन जो होता है ना वही है कि क्या नाम कभी भी आप वैसे कर सकता है गड़बड़। पूर्ण अस्तित्व मूल्य को किसी के द्वारा स्वीकृत नहीं किया जा सकता, तो आदर्शवाद और क्षमतावाद, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। मूल राष्ट्रीय
मूल्य के सम्मिलित किया जाता है, तो वो किसकी बात करता है? तो इसकी बात कर रहा है वो ए, संविधान की बात कर रहा है, यानी कि संविधान के प्रस्तावों की बात कर रहा है। सॉरी, एक मिनट रुकिए। अस्तित्ववाद की मूल्य यानी पूर्ण अस्तित्व मूल्य की बात कर रहा था, ये ऑप्शन नंबर, तो इसमें नहीं पूछा है, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी मेरी गलती है। तो उपयोगितावाद आ जाएगा इसमें भाई, उपयोगितावाद मैंने ध्यान दिया, स्वीकृति किया जाता है तो नहीं पर ध्यान नहीं देता, तो ये आ जाएगा उपयोगितावाद। क्षुणभंगुरवाद यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, तो इसका आंसर मूल राष्ट्रीय, तो इसका आंसर हो जाएगा संविधान के प्रस्तावना में, यानी संविधान के प्रस्तावना एक क्या कहता है, इसे एक क्या कहते हैं, संविधान का पूरा कोरा चिट्ठा है, यानी कि एक तरह से सारी चीज़ें बताता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, कौन सा दर्शन अस्तित्व, प्रकृति और आत्मा की द्वैत में विश्वास करता है? तो ये आपको पता ही है कौन करता है, सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन रखता है इस तरह की चीज़ों में। और सांख्य दर्शन का फाउंडर कौन है, बताओ, सांख्य दर्शन के फाउंडर कौन है? क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, यह किसने कहा कि मानव में भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान पहले से ही विद्यमान है, ज्ञानात्मक के पर्दे से ढूंढ के रखते हैं? तो वो कौन से बात कर रहा है भाई? एक नाम दिख रहा होगा, विवेकानंद जी, और विवेकानंद जी के गुरु कौन है ये भी बताओ आज। ठीक है, और विवेकानंद जी के जो उन्होंने शुरू किया था उस का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, किस आयु में सबसे बच्चा औपचारिक रहता है? तो औपचारिक रहता है भैया, एक ही दिख रही होगी, 7 से 15 वर्ष। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, एनसीईआरटी के मुख्य कार्य राज्य के शिक्षा विभाग के साथ मिलकर शिक्षा व्यवस्था को करना है, तो वो क्या करना है? स्कूल के बच्चों के लिए भाई एनसीईआरटी स्कूल ही छापता है। और एनसीईआरटी जब स्कूल छापने वाली बात है ना, अब ये बताता हूँ आपको, ये आपको दिख रहा, ये एनसीईआरटी कराता है। आपने जब भी क्या नाम नोटिस देखा होगा सीबीएसई का या फिर इस तरह का, कुछ भी डाल दीजिए, सीधे आप एनसीईआरटी बीएड की बुक भी डालोगे ना, वो भी आपको मिल जाएगी। बस ये दुख है कि जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए दुख है कि इंग्लिश में बुक है, वो बस इंग्लिश से पढ़ो, बुक बहुत अच्छी है। ये मान के चलिए, अगर आपने एक बार वो इंग्लिश वाली में बुक पढ़ ली, तो ये मान लीजिए 50% क्या 70% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, भारतीय शिक्षा के पाठ्यचर्या का निर्माण मुख्यतः प्रभावित होता है, तो प्रभावित किससे होता है भाई? जो इसकी बात करता है ऑप्शन नंबर संवैधानिक उपबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, निम्नलिखित महान समाजशास्त्र में कौन से समाजशास्त्री थे जिन्होंने कहा था कि शिक्षा से समाज के परिवर्तन नहीं आता, जबकि सामाजिक परिवर्तन से ही शिक्षा परिवर्तन आता है? तो एक नाम आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, वो थे दुर्खिम, यानी कि दुर्खिम ने ही ऐसी उल्टी सीधी बात करी है जिस समाज के बारे में और इस तरह के बारे में। जहाँ भी आपको दुर्खिम दिख जाए तो उसका आंसर वही मान लेना एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है? भैया बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला अगर आपको एमएड में आके भी नहीं पता, तो फिर तो भैया ऐसा करो, पैसे बर्बाद मत करो, अपना नेट मत दो, क्योंकि इससे आसान फॉर्मूला आईक्यू, तो एमएड में तो आईक्यू निकालना ही पड़ता है। आईक्यू निकालने का मतलब ये क्या है, आपको पता ही है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु बटे इंटू 100, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100, यानी कि आपका जो हो जाएगा, ऊपर क्या आता है? ऊपर आता है मानसिक आयु, यानी कि मानसिक आयु। और मानसिक आयु को क्या कहते हैं इंग्लिश में, बताइए? मानसिक आयु वो क्या कहते हैं इंग्लिश में? बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु इंटू 100। अब ढूंढो ऐसे में कहाँ पर है क्वेश्चन का आंसर, तो ये आ जाएगा सी, MA इंटू CA। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, स्टैनफोर्ड बैन स्कूल के एक व्यक्ति निम्नलिखित में कौन से गुण को मापते हैं? तो बैन का आपको पता है बौद्धिक क्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं, समावेशन शिक्षा का उद्देश्य क्या है? भाई सबको मिक्स एजुकेशन कराना, यानी कि कोई भी बच्चा चाहे नॉर्मल हो चाहे वैसा भी हो, उसके एक साथ पढ़ाना। और इस तरह की बात जब समावेशन की बात कर रहा है, तो समावेशन में जब बात कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि सारे हो जाएंगे। अधिगम के क्या कर रहा है? अधिगम के साथ मार्ग रुकावट को पद्धति को हटाना कर रहा है, वो सभी को एक साथ पढ़ा रहा है सब कुछ, यानी कि ऑप्शन नंबर
हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा औपचारात्मक संगठन के संबंध में नहीं है। तो औपचारात्मक संबंध के संबंध में नहीं है तो वो कौन सा कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी, रचनात्मक में पदानुक्रम, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, किसने इस पर बल दिया है कि शिक्षा का उद्देश्य बच्चों के विश्वास, बुद्धिता के भाव और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करेगा। तो वो कौन होगा, उसका नाम होगा, एक ही नाम है, आपको पता है, टैगोर, यानी कि टैगोर। और टैगोर जी का पूरा नाम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, औपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र कहाँ है। भाई औपचारिक शिक्षा की बात कर रहा है तो आपको पता ही घर की बात कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब आता है मैच द फॉलोइंग। हम मैच द फॉलोइंग में चलते हैं। रूढ़िवादी समाज, रूढ़िवादी समाज क्या कहता है, एक समाज जिसमें परिवर्तन थीम होती है और परिवर्तन आने के समय लगता है। तो परिवर्तन आने में समय लगता है तो हो गया 4 हो गया। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, सामाजिक बंद, यानी कि समाज का बंद समूह। तो समाज का बंद समूह क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पहला, परिवर्तन वही जाति स्रोत, यानी कि ऑप्शन। तो इस तरह से आपका हो जाएगा बी, यानी कि 4 1 2 3, यानी कि चलिए इसका आंसर। सांस्कृतिक विस्तारपन क्या हो जाएगा, 2, वह लक्ष्य जो प्राकृतिक सामाजिक आर्थिक हो जाएगा, और सामाजिक एकीकरण, तो आपका क्या हो जाएगा, जाति। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षा के एक मिनट, इसका जो क्वेश्चन था वैयक्तिक उद्देश्य के पक्ष पर नहीं है। ये ध्यान रखना, जो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसलिए मैं रुका हूँ थोड़ा सा। व्यक्तिगत उद्देश्य की बात कर रहा है और शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्य के ऊपर क्वेश्चन सीबीटी में आज के टाइम पर इस तरह का क्वेश्चन नहीं मिलता। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए ध्यान रखना, थोड़ा सा स्किप भी मार सकते हो आप। समाज सर्वोच्च है और सभी व्यक्तियों के लिए अंग है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है एक तरह से मान के चलो कि स्लो लर्नर टाइप के क्वेश्चन थे, इसलिए अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं मिलते। आप ट्राई मार सकते हो, पर इसलिए सारे क्वेश्चन आपको याद कराए जा रहे हैं कि जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको ना भूला जाए। चाहे मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि इस के ऑप्शन में से आपको क्वेश्चन मिल जाए, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, इसके अनुसार या किसके अनुसार शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है। तो ये आपको पता ही है कि कौन गया है, पील, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, परिवार बच्चों की शिक्षा प्रदान करता है। तो वो अभी परिवार के ऊपर 2 क्वेश्चन आ चुके हैं, घर वाली बात और औपचारिक, यानी कि अभी यहीं कहीं था, वो कौन है सा, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा। और औपचारिक शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा है, तो ये कौन सा, घर आ जाएगा। और इसमें कौन सा प्रदान करता है, तो वो कौन करता है, घर क्या कर रहा था, अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा मापदंड किसी के लोगों के विशिष्ट वर्ग में डालने के लिए सदैव प्रयुक्त नहीं करता। तो वो कौन सा है, आपका ज्ञान, यानी कि ज्ञान के ऊपर बात जो करता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसमें से क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा चयन है, एक विद्वान के अपने विषय के तैयार करने के लिए कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है, अनुभव के अध्ययन करने के लिए। अच्छा, तो इसमें जब आपका आंसर हो जाएगा तो इसमें एक ही आंसर दिख रहा है, अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वानों के विचारों के लिए बिना प्रत्येक अध्यापक को क्लास के हर बात के पहले से तैयार की आवश्यकता होनी चाहिए। भाई आप एक चीज़ आपसे मैं पूछता हूँ, बहुत सारे बच्चे यूपीएससी क्या नेट की, अब कैट की, आईआईटी की और XYZ किसी की भी कोचिंग करते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, मुंह उठा के कॉपी लेकर और चल जाते हैं कि हाँ सब पढ़ाएगा, मास्टर पढ़ाएगा ना। बच्चों कोचिंग करने का मतलब ये है, आज मैं आपको बताता हूँ कोचिंग करने का मतलब, चाहे आप मेरे से पढ़ रहे हो चाहे किसी से पढ़ रहे हो, कोचिंग करने का मतलब ये आपने 50% उसको, यानी कि एक बार सिलेबस को पढ़ चुका है। अब आपको जो चीज़ डाउट लग रही है उसमें, तब आप उस चीज़ को पढ़ो, ओल्ड पेपर देखो, पढ़ो, उससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा और एग्जाम हर हालत में पास होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक शोध प्रस्ताव, शोध रिपोर्ट दोनों को सामान्य नहीं है। तो सामान्य नहीं है, तो इसका जब आप आंसर देखोगे 44 का एक आंसर दिख रहा होगा, आगे जो शोध के लिए निर्धारित है, यानी कि आगे शोध के लिए निर्धारित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, जब कोई शोधकर्ता
यह उन व्यक्तियों को अपने यानी कि न्यायाधीश में शामिल करता है जो तैयार हैं तथा आसानी से उपलब्ध होते हैं। इस प्रकार के न्यायाधीश को क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का न्यायाधीश आपको पता ही है क्या कहलाता है? आकस्मिक न्यायाधीश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। न्यायाधीश चयन करने की विधि जिसके द्वारा समस्त के सभी वर्गों के सामान्य पद सहभागिता होती है। तो यानी देखिए, जो न्यायाधीश वाला क्वेश्चन है आपको पता ही है, जनसंख्या वाले क्वेश्चनों में आता है, और जनसंख्या वाले क्वेश्चन में अखंडात्मक न्यायाधीश की बात करता है। जो बच्चे हम देखो, ये सब चीज़ें आपके लिए भी नहीं होगी, क्योंकि बहुत हम भी एमएड में हमने पास किए, तो ये सब चीज़ें इतने डीप में पढ़ते नहीं हैं। हमें जब न्यायाधीश बनाते हैं या सब चीज़ें पढ़ते हैं, तो 3-4 न्यायाधीश हम जब पढ़ लेते हैं वो अलग बात है। फिर डीपली तो इस तरह से तो वो तो अलग ही थिंक चल जाती है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। किसी शोधकर्ता के लिए, और कैंपस में तो आपको पता ही है, कैंपस में टीचर ही पेपर बनाता है। टीचर क्या नाम, पढ़ाने वाला भी वही है, पेपर बनाने वाला भी वही है। तो जो पढ़ाता है वो उसी हिसाब से पेपर बनाता है कि पता है कि बच्चों को कितना पढ़ा है उसने। कैंपस की सबसे बड़ी बात यही होती है। कैंपस का इसलिए कहा जाता है कि कॉलेज का कैंपस सबसे इम्पोर्टेंट यानी कैंपस में अगर आपका एडमिशन हो गया तो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। किसी शोधकर्ता के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक प्राथमिक सूचना स्रोत होता है? तो प्राथमिक सूचना स्रोत क्या हो जाएगा भाई? प्राथमिक सूचना स्रोत जब आपका पहले प्राथमिक आंकड़े लेके चलोगे, यानी किसी व्यावसायिक पत्र से प्रमाण पत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एकल अध्ययन के समान है? एकल अध्ययन के समान कौन सा है भाई? एकल अध्ययन के समान जब करता है तो ये करता है धैर्य से अध्ययन कर रहा है, यानी कि धैर्य से अध्ययन कर रहा है। जैसे बहुत सारे रिसर्चर होते हैं ना, जैसे फिजिक्स में हो गया, केमिस्ट्री में हो गया, स्पेस में हो गया, तो लगे रहते हैं 5 साल 10 साल, उनकी पूरी ज़िंदगी उसी में चल जाती है। तो वो एक तरह से मान के चलिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। एक अध्यापक कक्षा में पाठ्यचर्या के अतिरिक्त पाठ्यचर्या गतिविधि के दौरान अनुशासन बनाए रखने के लिए कठोर रहता है, परंतु अध्यापक अधिगम संबंधित स्पष्ट करने के, तो यानी कि ये आपका सीटेट वाला क्वेश्चन है। तो सीटेट वाला क्वेश्चन होगा, लेके मैं चलो रोमांटिक, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बी। सीटेट नहीं पढ़ना हमें नेट पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। वेद हमें शिक्षा देते हैं, तो वेद आपको पता है किस तरह की शिक्षा देते हैं? स्पष्ट नहीं कोई भी प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है, यानी कि समिष्ट का कोई प्रारंभ नहीं है और कोई भी अंत नहीं है, यानी कि सीधे सीधे ये है कि इसका आपकी जो आत्मा है, यानी कि सोल है, वो कभी भी मर नहीं सकती। इस तरह के कॉन्सेप्ट लेके चलिए। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। निम्नलिखित अध्यापकों में से कौन सा देखिए, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाने पड़ेगा। निम्नलिखित अध्यापकों में से आप किसे सर्वाधिक पसंद करेंगे? तो सबसे सर्वाधिक पसंद किसे करेंगे? जो आपको सीधे क्या करता है? ऑप्शन नंबर आपका जो बोर्ड पर साथ के साथ फिल्म प्रोजेक्ट करके प्रयोग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। एक अध्ययन जिसमें किसी घटना अथवा वस्तु के प्रत्यक्षण किया जाता है तो वो क्या जाता है? घटना और क्रिया अनुसंधान। और क्रिया अनुसंधान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए जल्दी, फिर मैं ऊपर लेके चल के आपको दिखाऊंगा, जल्दी बताइए। और इम्पोर्टेंट है, हर बीएड और एमएड वाले बच्चे ने किया होगा क्रिया अनुसंधान। चलो आज आपको उसका इंग्लिश वर्ड में, मुझे तो पता है क्या होता है। देखिए यही है ना, 52 ही है था, कौन सा 52 ही था हमारा? हाँ 52 था, क्या गया रहा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। एक सामान्य सहसंबंध को दो चरों के बीच तीसरे चर के प्रभाव को उनसे दूर करते हुए मापन किया जाता है। तो सहसंबंध क्या होगा? तो जब इस तरह की बात आती है तो आपने एक चीज़ देखी होगी, आंशिक सहसंबंध की बात करा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। अभी ये आ जाता है विवरणात्मक अनुसंधान से संबंधित सोपान पूछे। अब सोपान की बात पूछा है तो सबसे पहले वही आ जाएगा। फिर पुरानी कहानी पे लेके चलो, समस्या को पहचान लो। समस्या को पहचान लिया हमने, समस्या को पहचानने के कौन सी कर रहा है? सी, यानी कि ये दोनों कट गए। अब बच्चे क्या, सी और डी। अब समस्या को पहचान लिया हमने, समस्या को पहचानने के बाद परिकल्पना बनाओगे, बना देंगे परिकल्पना,
यानी कि बिल्कुल सही उसी पैटर्न पे चलना है, परिकल्पना बना दें। फिर आंकड़ों को प्रस्तुत यानी कि आंकड़ों को लेके चलना है, फिर उसका निष्कर्ष निकालना, यानी कि सारा का सारा वही क्वेश्चन है, टेपा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि एक पेपर में 2 क्वेश्चन दे दिया आपको। इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा नेट को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। छात्रों के व्यवहार पर अध्यापकों के व्यवहार द्वारा आए प्रभाव के सर्वेक्षण के विचारों को व्यक्त करने के समय एक अध्यापक के नियम तथा कानून पालन नहीं करता, किसी काम को होता है यह अध्यापक। भाई इस तरह की जब बात आ जाए तो ये कथन किसका, अध्यापक के व्यवहार को क्या बताता है? तो ये बताता है कि अध्यापक सभी पहलुओं में छात्रों के आदर्श बनने की आवश्यकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। मूल्यांकन के परिमाणों की स्थिति का मापन कौन करता है? तो वो हो जाएगा, मूल्यांकन की बात आ जाएगी तो विश्वसनीयता हो जाएगी, और विश्वसनीयता इम्पोर्टेंट है। विश्वसनीयता और वैधता 2 चीज़ ध्यान रख लेना अपने रिसर्च वर्क में या फिर कहीं भी, जब भी आप क्वेश्चनर बनाओ या फिर किसी भी चीज़ को बनाओ, विश्वसनीयता और वैधता अगर नहीं है तो आपका क्वेश्चनर बेकार है, आपकी रिसर्च बेकार है, सब चीज़ बेकार है। रिसर्च वर्क में एमएड में यही चीज़ ध्यान रखना। 57 देखते हैं। वर्णात्मक आदर्श तब अपनाया जाता है, तो वर्णात्मक आदर्श कब अपनाया जाता है? तो वो जब बनाया जाता है स्पष्ट में विषमता हो जब, यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। शोध प्रक्रिया आरंभ करने का पहला कदम क्या है? भाई शोध प्रक्रिया सबसे पहला जब समस्या को खोज लो, यानी कि अपना क्या कर दो, जल्दी बताओ, शोध के व्यापक क्षेत्र को पहचानो, यानी कि हाँ देखो, व्यापक शोध के पहचानने की बात करें, क्षेत्र को पहचान। अब आपका मान लीजिए आप फिजिक्स की रिसर्च कर रहे हो, केमिस्ट्री की रिसर्च कर रहे हो, एजुकेशन की रिसर्च कर रहे हो, आपको अपना क्षेत्र पहचानना पड़ेगा। क्षेत्र के बाद आएगी समस्या। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि क्षेत्र की बात भी कर रहा है इसमें, तो इसमें था ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर, क्षेत्र की बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। बच्चों के द्वारा अधिगमकता आत्मबोध के प्रवर्तक अध्यापक के मुख्य योगदान के हो सकता है, तो ये क्या कर रहा है? अधिकतम क्या कर रहा है? वो अधिकतम आत्मबोध की बात कर रहा है। तो आत्मबोध का जब क्या करता है, योगदान की बात करता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बच्चों की आवश्यकता, उद्देश्य और उसके लक्ष्यों के प्रति संवेदनशील होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। एक अध्यापक सबसे महत्वपूर्ण गुण निम्नलिखित में कौन सा होना चाहिए? भैया जब अध्यापक बन जाओगे तो आप में कौन सा गुण होना चाहिए? आप में होना चाहिए विषय की में आपका महारत हासिल हो, और संशय एक तरह से आपको यानी कि आपका स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, चाहे आपको अगले दिन उसे पढ़ के बताना। जैसे मैथ्स है, अभी भी हम जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, उनसे बच्चे क्वेश्चन पूछ लेते हैं सर ये, और वो अटक जाते हैं तो वो आखिरी में ये कह देते हैं कि जो अच्छा टीचर होगा कि मैं इसे कल सॉल्व करके खुद बताऊंगा, तो वो सॉल्व करके पूरी रात बैठ के सॉल्व करके खुद बताते हैं। चाहे आप वो जो आंसर उनका सॉल्व करा हुआ मिलेगा ना, वो आपको दुनिया क्या कहीं भी सॉल्व करे हुए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक प्योरली टीचर है। और जो रट्टे यानी कि एक तरह से जैसे मान लीजिए कि कॉपीराइट टीचर है, तो वो क्या होगा, वो कहीं से गूगल पे उठाएगा, गूगल लेंस से उठाएगा, ये उठाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। हर चीज़ यानी कि हर चीज़ गूगल पर नहीं है, और गूगल को बनाया ही व्यक्ति ने, ये ध्यान रखना। एक चीज़ आपको मैं आज बहुत बड़ी कह रहा हूँ, हर चीज़ गूगल पर नहीं है, ठीक है, और गूगल को बनाया ही व्यक्ति ने है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। एक शोधकर्ता टाइप 1 त्रुटि कर देता है, तो भैया टाइप 1 त्रुटि आपको 10 बार बता चुका है, यानी कि जब तक अब से पेपर में 3-4 पेपर हो चुके, 3-4 पेपर में टाइप 1 और टाइप 2 आ चुके, वह सत्य शून्य परिकल्पना होती है, अस्वीकार हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। एक गुणात्मक शोधकर्ता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गुणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य होता है किसी प्रक्रिया या अवधारणाओं को समझना, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। परिवार से आरंभ होकर समाज की संस्था के में आता है, तो कौन कौन से आ जाते हैं? जब आप सामाजिक संरचना में आ जाएगा, सबसे पहला आता है परिवार, फिर आता है जाति, फिर वर्ग, प्रजापति, फिर राष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। पाठन तत्परता परीक्षण निम्नलिखित किसके मापन के लिए नहीं है? तो इस तरह की जब बात आती है तो ये आ जाएगा आपका आंकिक गुणांक, यानी कि एक तरह से आंकिक गुणांक होगा ये, क्योंकि ये तो नंबर वाला गुणांक है,
तो इस तरह की चीज़ों पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी ठीक प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंतर्गत आती है? तो ये कौन सी आ जाती है? अध्यापक की भर्ती, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, जो कि हो नहीं रही है। कहाँ हो रही है भर्ती? बच्चों के लिए, बच्चे परेशान हो रहे हैं और जो भर्ती हो रही है उसमें भी धांधलेबाजी चल रही है। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं, यदि कोई छात्र कक्षा में आपके प्रश्न का उत्तर देने में असफल रहता है तो आप उसे क्या करोगे? भाई बताओ क्या करोगे? उत्साहित करेंगे और प्रयास करेंगे, यानी कि उसे क्या करेंगे? भाई मान लो एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, कुंभ का मेला थोड़ी है, बार बार प्रयास करते रहो, हर बार प्रयास करोगे। यानी कि कुर्डी के बाघ भी 12 साल में जाग गए थे, ये तो पेपर है। यानी कि आप मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो। अगर आपकी सच्ची मेहनत है तो एक दिन आप जरूर सफल होगे। भाई कॉपीराइट वाली मेहनत है तो भैया सफल क्या, ये आपको ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। यानी कि जो आप पढ़ रहे हो उससे हमें ज्ञान तो प्राप्त होता है। आप सामने वाले से बहस तो कर सकते हो, सामने वाले को 10 बात सुना सकते हो अपने टॉपिक में। अगर आप पढ़ते ही नहीं हो, मान लो ये कहते हैं कि मैं यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, मैं नेट की तैयारी कर रहा हूँ, फलाना कर रहा हूँ, ढिगड़ा कर रहा हूँ, आपको 10 टॉपिक नहीं, यानी कि नेट में जो 10 टॉपिक हैं, यानी कि 10 टॉपिक हैं, उनके नाम ही नहीं पता, क्या तैयारी कर रहे हो? कुछ भी तैयारी नहीं कर रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, किसी संख्या की मानक त्रुटि क्या होती है? तो जब मानक त्रुटि की बात करते हैं तो यानी कि न्यायाधीश के आधार बदलने की माप की बात करें, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, कौन सा दूसरे तीनों की उपेक्षा सहसंबंध के समय त्रुटि रहित माप की बात कर रहा है, यानी कि इनमें से बात कर रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जब स्पेयर मैन और ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, प्रोडक्ट मोटिवेट विद डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं, लोकतंत्र अध्यापक वह है भैया जो लोकतांत्रिक अध्यापक है, वो विद्यार्थियों को शरारत और आक्रामक व्यवहार को भी सहन करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा व्यवहार चयन कीजिए कि एक अध्यापक को व्यवस्थित शिष्टाचार की बात करता है? जब शिष्टाचार की बात करेगा तो आपको कौन सा व्यवहार अच्छा लगेगा? आपके सहकर्मी अध्यापक के अप्रभावित अवस्था के क्लास में 5 मिनट के अधिक लेने की क्षमा याचिका करना। और इसमें क्या हो जाएगा? मान लीजिए मेरा पीरियड है, किसी और वो पढ़ा रहा है, वो उस तरह की बात करी गई है। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं, आपके कक्षा में घनिष्ठता स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम ढंग कौन सा हो जाएगा? तो घनिष्ठता स्थापित करने की बात करेगा जब वो क्या कर रहा है, तो स्थापित करने की जब बात करता है तो जो विद्यार्थी एक तरह से सहायता चाहता है उसके लिए पृथक प्रदर्शन की भूमिका निभाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं, अध्यापक मित्र दार्शनिक और प्रदर्शन कहाँ का गौरवान्वित किया जाता है? तो गौरवान्वित किया जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वह क्लासरूम में बैठकर युवा विद्यार्थियों के उच्च मूल्यों के संचार करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। जैसे क्या नाम आपका बीएड में एमएड वाले बैठते हैं, एमएड में क्या नाम आपके जो टीचर्स होते हैं वो उसकी सब चीज़ें करते हैं, तो वही चीज़ें बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं, परिवर्तनशील के निम्नलिखित में कौन सा मापक का? तो इसमें चरण आ जाएंगे, तो जब आप रीअरेंज करोगे तो इसमें सबसे पहला आ जाएगा प्रसार, यानी कि आपका परिप्रेक्ष्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 2 हो जाएगा। और फिर इसके बाद कौन सा आएगा? इसका विवेचना, औसत विवेचना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, ये 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, चतुर्थांक विचलन, ये सब आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक प्राप्तांक अंक को विवरणात्मक नकारात्मक रूप से विषय, यह कथन किसका बात कर रहा है? तो ये कथन किसकी बात कर रहा है? ये कहा जा सकता है मध्य मान के उपेक्षित अधिक होना चाहिए, यानी कि मध्य से उपेक्षा अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, निम्नलिखित कौन सी विधि था न्यायाधीश की विधि नहीं है? तो न्यायाधीश की विधि आपको पता ही है, कोटा ना जो है नमूना। कोटा क्या है? बताओ कोटा क्या है? अब ये मत कह देना कोटा वो है जहाँ पे कहना राजस्थान का कोटा, यादृच्छिक नमूना है, यानी कि ये है यादृच्छिक नमूना, याद रखना, ठीक है, कोटा। ठीक है बच्चों, तो ये था आज आपका क्या नाम
किसका पेपर, 2012 का जून का पेपर 3 था, और ये था शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन का पेपर। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।